गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे थे हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण में आज का अपना टॉपिक जो है वो है व्यंजन में उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। तो उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण में जो है स्वर और व्यंजन दोनों को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि स्वर की सहायता से क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। जैसे आप लोग उच्चारण करेंगे क, ख, च, य, र, तो इनमें क्या होता है, इनमें स्वर जो है समाहित रहते हैं। यदि स्वर को जो है हटाना होता है तब नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। जब हलंत नहीं लगाया जाता है तब उसमें क्या होता है, उसमें स्वर समाहित रहता है। तो उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे अपन लोग। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है कंठव्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धा, दंतव्य, ओष्ठव, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालु। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनका उच्चारण स्थान इस प्रकार कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंठव्य की या कंठोष्ठ की। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण कंठ के आधार पर या कंठ से किया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, कंठव्य कहते हैं। जैसे ए, आ, तो इसमें क्या होगा, इसमें ध्वनि कहां से, कंठ से उच्चारित की जाती है। फिर बाद में क, ख, ग, घ और अड़े, तो इनका उच्चारण कहां होता है, कंठ से। इसके अलावा जो है उसमें क्या होता है का उच्चारण भी कंठ से होता है, और विसर्ग जो होता है उसका उच्चारण भी क्या होता है, कंठ से किया जाता है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अकु है विसर्गयानी, अकु है विसर्गयानी कंठव्य, यानी ए आ वर्ग, क वर्ग पूरा, यानी क वर्ग में आपको बताया था पहले भी, क, ख, ग, घ और ड़, तो ये होता कौन सा, क वर्ग। फिर बाद में विसर्ग आ जाएगा अह का, और इसके अलावा है का उच्चारण इसमें किया जाता है। फिर बात करते हैं तालु की। तो तालु में जो है इसी के हिसाब से इचुशानी, यानी ई च वर्ग और ये और से। तो इचुशानी क्या होता है, तालव्य होता है। तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है देखिए, इसमें किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण के हिसाब से पहले स्वर, तो इनका जो वर्गीकरण है देखो, ये स्वर हो गए ए आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग और अह। ये व्यंजन हो गए क ख, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण हो गए। उसके बाद में ये अंतस्थ वर्ण हो गए, सह क्या हो गए, उस वर्ण हो गए। अब इनको सभी को सम्मिलित करके क्या होता है, किया जाता है उच्च। अब कंठव्य, तो इनका धारणा क्रम जो है वो क्रम, अगर आपका ये क्रम सही रहेगा तो उस क्रम के अनुसार क्या होगा, आपकी वर्ण उच्चारण सही होंगे। यानी सबसे पहले स्वर का क्रम, फिर व्यंजन का क्रम पूरा। अक्षर त्रय और गे को नहीं लिखना है क्योंकि वो संयुक्त वर्ण होते हैं, एक ही वर्ण का दो बार उच्चारण नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले ये भी क्रम देखो, कंठव्य यानी पहले कर्ण से, फिर तालु, फिर यह मूर्धा, फिर क्या होगा दंत, फिर क्या होगा ओष्ठव, फिर नाक से, फिर कंठोष्ठ से, कंठ और ओष्ठ दोनों को मिला के, फिर दांत और ओष्ठव को। तो इस प्रकार से जो है इनका क्रम से सही होना चाहिए। तो पहला क्रम क्या है, नंबर 1 कंठव्य, नंबर 2 तालव्य, नंबर 3 मूर्धा या मूर्धन्य, नंबर 4 दंतव्य या दंत, नंबर 5 ओष्ठव, नंबर 6 नासिक, फिर नंबर 7 कंठोष्ठ, नंबर 8 दंतोष्ठ, फिर नंबर 9 कंठ तालु। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण जो है मुख्य रूप से 9 किया जाता है। अब इनको वर्गीकरण में कई व्याकरण में 12 का रखा है, कई में 8 ही का रखा है, और कई में 16 या 17 के अनुसार क्या होता है। तो अलग अलग पुस्तक में क्या होता है, इनका वर्गीकरण अलग अलग किया जाता है, लेकिन सर्वमान्य रूप से इनको इस वर्ग से 9 वर्गों में इसको क्या होता है, सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं कंठ तालु की, कंठव्य की। तो देखो इसका सीधा तरीका है, अगर आप लोग वैसे याद करेंगे, इसको वैसे पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगी क्या क्या कैसे क्या होगा। तो इसका एक ही तरीका है, छोटा स्वरूप है कि इनका क्रम से ही रख के दोनों को क्रम, ये स्वर का, ये व्यंजन का, और इनका कंठ इस प्रकार से, मतलब निचकंठ से लेके आगे तक कहां तक है, ओष्ठव तक, दंतोष्ठक तक, जो कंठ तालु तक जो है इनका प्रयोग किया जाएगा। तो देखो कंठोष्ठ में
पहले कंठव्य, फिर तालव्य, फिर मूर्धन्य, फिर दंतव्य, ओष्ठव, नासिक, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठे तालु। तो अब इसका उच्चारण करेंगे तो किस प्रकार से, सबसे पहले स्वर के दो ले लेंगे, स्वर में ए और आ ले लेंगे, यहां रख दो 1 नंबर। फिर इसमें अंत में जो है अंग अ है, तो अह को ले लो, इसमें अंग को भी ले सकते हो लेकिन अनुस्वार में आता है, इसको दोनों में माना जाता है, 1 नंबर यहां रख दो। फिर कै वर्ग, इसको कै वर्ग को 1 नंबर डाल दो। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया, अपना कौन सा हो गया, कंठव्य वर्ण हो गया। सूत्र देखिए, अपना सूत्र क्या होता है कंठव्य में, एकु है, एकु है विसर्ग यानी कंठव्य, है विसर्ग यानी कंठव्य। अब देखिए यहाँ पे अकु है विसर्ग किस प्रकार से, यानी ए और आ, क्या हो गया, ए और आ हो गया, तो एकु है इसमें आ गया। फिर कै का मतलब क्या हो गया, कै का मतलब ये हो गया कै वर्ग, कै खे गे घे और दे। फिर विसर्ग यानी विसर्ग का मतलब अंग अह जो आता है उसको विसर्ग में आता है, विसर्ग में माना जाता है। और यहाँ पे है जो है इसको 1 नंबर में यहाँ पे ना है, तो ए वर्ग यानी ए आ कै वर्ग, फिर है। तो सबसे पहले स्वर के दो, स्टार्टिंग में 2 स्वर, फिर लास्ट का 1 स्वर, फिर स्वर के प्रथम वर्ग और लास्ट का वर्ण जो है वो। तो सीधी सी बात है कि ए आ अह कै वर्ग और है। तो अह में अंग अह, अंग अह में भी क्या होता है, उच्चारण होता है। तो उच्चारण में क्या होता है, इस प्रकार से, ये उच्चारण इसका इस प्रकार से हो गया। तो सीधा हो गया कि प्रथम स्वर के 2 प्रथम और स्वर का अंतिम, फिर व्यंजन में प्रथम वर्ग और व्यंजन का अंतिम वर्ण। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये अपना सूत्र इस प्रकार से हो गया। उसी प्रकार से देखिए कंठ के बाद क्या हो गया, तालु का। तो तालु में क्या हो गया, तालु में क्या होता है, इच्योशानी यानी ई और ई, ये क्या हो गया 2 नंबर डाल दो इसको यहाँ पे। अपना एक क्रम सही होना चाहिए, ये क्रम सही होना चाहिए, और स्वर और व्यंजन क्या होना चाहिए, सही होने चाहिए, फिर आपको आराम से याद हो जाएगा। और क्रम अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो सारे जो है वर्गीकरण क्या होगा, उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण जो है वो क्या हो गया, सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इसको एक रफ कॉपी में स्वर लिखने हैं, व्यंजन लिखने हैं, और फिर ये जो क्रम है कंठ से जिस प्रकार से चलेंगे, तो ये जो वर्ण पूरा जो है क्रम है, ये क्रम क्या होना चाहिए आपका कॉपी में, रफ कॉपी में लिख के फिर उसको क्या करना, अभ्यास करना है। अभ्यास करने 1-2 बार अभ्यास करेंगे पूरा आ जाएगा। तो दोबारा देखिए ई और ई आ गया, फिर क्या हो गया च वर्ग, नंबर 2 पे च वर्ग। तो यहाँ पे नंबर 2 और यहाँ पे क्या हो गया नंबर 2 डाल दो। उसके बाद में आप इनको लेना है यह और स, ये अलग लिखा था, इसमें यह स, तो इसको दोनों को ऊपर नीचे को क्या करना है, सलित करना है। तो ये हो गया इस प्रकार से। तो अपना सूत्र क्या हुआ, ई च वर्ग और यस। तो देखो इच्योशानी यानी ई वर्ग च वर्ग य और स, मतलब सानी वाला क्या हो गया, तात्पर्य क्या हो गया, तालव्य हो गया। इसी प्रकार से अब बात आती है किसकी, मूर्धन्य या मूर्धा की। तो इसका क्या हो गया, मूर्धन्य में क्या हो गया, री से ऋषि। अब इसको उ और उ को छोड़ना है, क्यों, क्योंकि उ और उ जो होते क्या होते हैं, होठ के अनुसार बोले जाते हैं, ओष्ठों के आधार पर आ गया। जैसे प फ ब भ मैं, तो दोनों ओष्ठव जो है होठ हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श करने का क्या होता है, इनका उच्चारण इस प्रकार से आता है। तो जिसमें होठों का प्रयोग रहता है, ओष्ठों का प्रयोग रहता है, वो ओष्ठव कहलाते हैं। तो उ और उ जो आते हैं उसमें क्या होता है, अपना जो एक जानवर के अनुसार क्या होता है, अपना जो है होठों की आकृति हो जाती है। तो उस कारण से उसका जो है इसको छोड़ना है। तो धी से ऋषि, फिर ट वर्ग, तो यहां डाल दो 3 नंबर, फिर यहां ट वर्ग में इस प्रकार से, और यहां पे र और स यहां पे 3 नंबर पे। तो सूत्र क्या हो गया, सूत्र 3 नंबर का देखो, रिटर रसानी, रिटर रसानी मूर्धन्य, यानी री से ऋषि ट वर्ग और र और स। तो ये क्या हो गया रिटर रसानी, यानी री से ऋषि
ट वर्ग र और स। देखो र और स ये आ रहा क्या, र ये आ रहा है और स भी यही आ रहा है। यहाँ पे यस आया था तो ये इस प्रकार से आया था और स से शंकर वाला स आया था। तो इस प्रकार से क्या हो गया, रिटर सन यानी कौन सा हो गया, मूर्धन्य। अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, मूर्धा हो गया दंत। यानी इसमें क्या होता है, जो जीभ है वो ऊपर वाले दांतों क्या होती है, स्पर्श नहीं करती है, हवा से इसको क्या प्रहार करती है। जैसे ट ठ ड ढ न, तो आप उच्चारण करेंगे तो ऊपर जो दंत हैं, ऊपर वाले दांत हैं, उन दांतों क्या करती है, जीभ क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ऊपर वाले स्पर्श करने का क्या होता है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण क्या होता है, दांत की स्पर्श करने से होता है, जीभ दांतों को स्पर्श करती है। अब आपने देखा होगा कई बच्चे जो हैं कि उनकी जो आवाज है वो क्या होती है, थोड़ी सुरीली कम होती है या हल्की हकलाहट बोलते हैं। उनका कारण यह होता है कि जो आगे जो चोट के कारण या किसी भी कारण मान लो कि आगे जो दांत होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, या तो ज्यादा होती है, लंबाई ज्यादा होती है, या उनकी छोट जो है लंबाई कम होती है। तो वो क्या होती है, जीभ उनको सही ढंग से क्या होती है, स्पर्श नहीं कर पाती है। और स्पर्श नहीं करने का क्या होता है, उनकी जो आवाज ध्वनि है, वो जो वर्ण आते हैं ट वर्ग वाले, तो इनके जो आते हैं, इनके होते हैं उनकी पतली आवाज या जो है कर्कश रूप में क्या होती है, कठोर रूप में क्या होती है, प्रतीत होती है। बल्कि वो तो उच्चारण तो अपने अनुसार सही करते हैं, लेकिन जीभ की जो आकृति है वो दांतों का क्या होती है, उनको सही ढंग से स्पर्श नहीं कर पाती है, जिस कारण आपको हकलाना बोलते हैं किस प्रकार से, तो वो कारण इसमें होता है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये ट वर्ग जो है, ये दंतव्य जो वर्ण है वो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब आते हैं ऋतु स्थानी हो गया, मूर्धन्य हो गया। अब नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे कौन सा है, दंतव्य। तो दांत से हो गया, ठीक है। तो दांत से देखो, दांत का क्या हो गया, दांत का हो जाएगा नंबर 4 पे लृत लसानी, लृत लसानी दंतव्य। यानी ल वर्ण नंबर 4 पे, त वर्ग नंबर 4 पे, और ल और स ये 4 नंबर पे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, लृत लसानी यानी कौन से हो गए, नंबर 4 पे कौन से हो गए, दंतव्य। अब बात आती है ओष्ठव की। तो ओष्ठव में देखो नंबर 5 पे, नंबर 5 डाल दो, ये नंबर 5। अभी आगे नहीं बढ़ना है, ये जो वर्ण होते हैं ये वर्ण आगे अंतिम आएंगे किसमें, कंठोष्ठ में और दंतोष्ठ में। कंठ में ये आएंगे ए आई, और दंतोष्ठ में आएंगे ओ और औ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से सीधा है, तो यहां तक ही घूमते रहे। तो अब देखो इसका सूत्र क्या है, नंबर 5 पे, नंबर 5 पे जो है उपुपध्यानी, क्या है, उपुपध्यानी, उपुपध्यानी ओष्ठव। उपुपध्यानी हो गया उ और उ, नंबर 5 पे हो गया उ और उ। फिर प वर्ग, कौन सा वर्ग, प वर्ग नंबर 5 पे डालो, 5 पे नंबर प वर्ग। तो उपुपध्यानी, फिर ध्यानी का इस प्रकार से ये हो गया। अब यहाँ पे अपने पास कोई है नहीं। अब ये जो व है, ये व सबसे लास्ट में आएगा कंठ तालु में।